कक्षा 8 वाले बच्चे, आज से जो है आप लोगों का ध्यान देंगे। आप लोगों का ऑनलाइन क्लास आज से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को जो है, जब तक आपके पास बुक नहीं है, आज से शुरू हुआ है, आप लोग जान लीजिए। अब आप लोग बुक अपना ख़रीद लीजिए। तो इसमें आपको हम आज जो है प्रारंभ में आपको सबसे पहले बता दे रहे हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में आपको बताया जा रहा है सबसे पहले संधि। तो संधि किसे कहते हैं, पहले आप जानेंगे संधि होता क्या है। तो संधि की परिभाषा में, जैसे आप लोग जानते हैं, संधि की परिभाषा पढ़े भी होंगे 6 में 7 में, 2 या 2 से अधिक जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं, जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो वर्णों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जब 2 वर्णों को आपस में मेल किया जाता है या 2 वर्णों को जो आपस में जोड़ा जाता है तो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो वर्णों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, इसी परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि और समास दोनों में थोड़ा अंतर होता है। समास में पद जोड़ा जाता है, जो 2 पद आपस में, 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं, लेकिन संधि में 2 वर्ण आपस में मिलते हैं। जैसे आप लिखते हैं विद्यालय, जैसे आप लिखते हैं विद्या धन आलय, तो यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, दोनों आ है तो बराबर आपका बड़ा हो जाता है। तो यह आपका बन जाता है विद्यालय। यह क्या बन जाता है आपका, विद्यालय। अब यह इसी के आधार पे, जैसे जब 2 वर्ण आपस में मिल रहे हैं, जैसे यहाँ भी या है, यहाँ पर भी या है, यहाँ पर ई भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, री भी हो सकता है, यहाँ पर दूसरा भी हो सकता है। तब वर्ण आपस में जब मिलते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। ऐसे आप लिखते हैं गण और धन ईसा, गणधन ईसा आप लिखते हैं। तो यहाँ पे आ है, यहाँ पे ई है, आ और ई मिलके आपका ए हो गया, तो ये आपका बन जाता है गणेशा। तो वर्णों में आप देख रहे हैं परिवर्तन हो रहा है, यहाँ आ है, यहाँ ई है, ये मिलके आपका ए बन जा रहे हैं। तो वर्णों में कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं इनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और समास में क्या होता है, समास में 2 शब्द आपस में मिलते हैं, उनमें शब्दों में परिवर्तन होता है, विभक्तियों में परिवर्तन होता है। समास में विभक्तियों का लोप होता है, विभक्तियों में परिवर्तन होता है, जबकि संधि में वर्णों का परिवर्तन होता है। तो संधि को जानने से पहले, आप कैसे जानेंगे, जैसे पहले बता दिया कि संधि जो है 3 प्रकार के हो गए। अब संधि की परिभाषा हो गया कि जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो इन वर्णों में कुछ परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब इसके आधार पर संधि जो है 3 प्रकार हो जाते हैं। संधि, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो 3 प्रकार के संधि होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि जो होते हैं, जब स्वर के साथ स्वर मिलते हैं तब वहाँ पे स्वर संधि बनता है। तो इसको जानने के लिए, संधि को जानने के लिए सबसे पहले आपको वर्णमाला जानना पड़ेगा। संस्कृत वर्णमाला में जैसे माहेश्वर सूत्र को आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जो है अपने कॉपी पर संधि जहाँ लिखेंगे उसके नीचे आप सबसे पहले लिख देंगे माहेश्वर सूत्र, और माहेश्वर सूत्र को आप याद कर लेंगे। तो माहेश्वर सूत्र जो होता है, इसको हम पाणिनि सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आपको माहेश्वर सूत्र जानना होगा, क्योंकि माहेश्वर सूत्र जानेंगे तभी आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमने कहा दीर्घ स्वर संधि, हम लिख दिए कि आपको बताया गया दीर्घ स्वर संधि आपको बताया गया। तो यह आपको ऐसे संधि है दीर्घ स्वर संधि, इसमें आपको सूत्र बताया जाएगा अकः सवर्णे दीर्घ। यह आपका मान लीजिए सूत्र हो गया, अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र हो गया। तो अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र हो गया। अब अकः आपका एक प्रत्याहार है, अकः में से आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया और ली हो गया। सवर्ण मतलब वही वर्ण आए, वही वर्ण मतलब आ के बाद आ आए, ई के बाद ई आए, ऊ के बाद ऊ आए, री के बाद री आए, ली के बाद ली आए, तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घा, माने दीर्घ संधि हो जाता है। अब आका प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं,
अब अका एक आपका प्रत्याहार है, तो इसमें आपको जानना पड़ेगा पहले कि इस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, और इसकी जानकारी आपको माहेश्वर सूत्र के ही माध्यम से मिलेगा। तो माहेश्वर सूत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको संधि जानने के लिए आपको माहेश्वर सूत्र जानना पड़ेगा। जैसे हिंदी पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले वर्णों को जानना होता है, छोटा बड़ा से लेकर आप यहाँ तक बांधते हैं। वैसे आपको संस्कृत जानने के लिए सबसे पहले आपको माहेश्वर सूत्र जानना पड़ेगा। तो माहेश्वर सूत्र जो है भगवान महर्षि पाणिनि जो है भगवान शिव की उपासना किए थे, और उन्हीं से इस माहेश्वर सूत्र को एक बार ऐसा कहा माना जाता है कि महर्षि पाणिनि जो थे भगवान शिव के उपासक थे। उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना किया, और उनके प्रार्थना से भगवान शिव जो थे बहुत प्रसन्न हुए, जिससे वह अपने डमरू को 14 बार बजाते हैं, और उनसे 14 प्रकार की ध्वनियों की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, जिसे ही हम माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। तो उसमें आप माहेश्वर सूत्र में लिखेंगे, ऐसा एक कहावत है, ऐसा एक प्रचलन है कि एक बार महर्षि पाणिनि जो थे भगवान शिव की उपासना किए, भगवान शिव की प्रार्थना किए, और उनकी प्रार्थना से भगवान शिव जो थे बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाते हैं, जिससे महर्षि पाणिनि को 14 प्रकार की ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं, जिसे ही माहेश्वर सूत्र या पाणिनि सूत्र के नाम से जानते हैं। ये निम्न है। अब उसी में पहले आप लिखेंगे आ ई ऊ ड़, पहला हो गया। दूसरा आप लिखेंगे री ली क। तीसरा आपका हो गया ए ओ ङ। तीसरा हो गया। चौथा आपका हो गया ऐ औ च। पांचवा आपका हो गया हय वरट। छठा आपका हो गया ल और ड़। सातवां हो गया य म ङ म। और झभय। फिर 9वां हो गया घढ़ स। फिर यहाँ लिखेंगे जबगढ़ खफ छठत चटतव। और के बाद कपय। फिर आप लिखेंगे 13 वाला सर। और क्या लिखेंगे हल। अंतिम क्या लिखेंगे हल। 14 प्रकार के, यह 14 प्रकार का माहेश्वर सूत्र प्राप्त होता है। अब इसमें आप देखेंगे हर सूत्र के अंतिम में विसर्ग लगा हुआ है, यह सब विसर्ग लगा हुआ है। तब इन 14 प्रकार के सूत्रों से 42 प्रकार के प्रत्याहार की क्या होती है, रचना होती है। 14 प्रकार के सूत्रों से आप जो है 42 प्रकार के प्रत्याहार बनाते हैं, और इसी प्रत्याहार के माध्यम से आपका यह जो संधि होता है, इसी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो संधि, इसको फिर देख लीजिए। संधि को पढ़ने से पहले यह 14 प्रकार का जो माहेश्वर सूत्र है, इसको आप पाणिनि सूत्र के नाम से भी जानते हैं, इसको आपको जानना पड़ेगा। और इन सूत्रों के माध्यम से 42 प्रकार का प्रत्याहार बनाया जाता है। अब प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, तो प्रत्याहार जैसे आप आगे जाएंगे आपको बताया जाएगा। जैसे हमने कह दिया कि अकः, हमने क्या कह दिया, अकः प्रत्याहार अभी आपको बताया गया। अकः प्रत्याहार आपको बताया गया। तो जिस शब्द का आपको प्रत्याहार बनाना होता है, उसका आप पहला वर्ण देखेंगे और अंतिम वर्ण देखेंगे। जहाँ पहला वर्ण मिलता है वहीं से माहेश्वर सूत्र को पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, और जब तक अंतिम वर्ण नहीं मिल जाता है तब तक माहेश्वर सूत्र को पढ़ते रहते हैं।
जिन वर्णों के नीचे विसर्ग लगा रहता है उनकी गणना हम संस्कृत व्याकरण में नहीं करते हैं। तो जैसे आप पढ़ रहे हैं आ ई ऊड़, अभी आपको नहीं मिला है। री लिख, अब यहाँ पे का आपको मिल गया, यहाँ पे आ मिल गया। अब जो है इसमें करते क्या है, जिन वर्णों के नीचे विसर्ग लगा रहता है उनकी गणना संस्कृत व्याकरण में नहीं करते हैं। अब शेष वर्णों को लिख लेते हैं। तो जैसे 3 इसमें से लिख लिए आप, 3 इसमें से लिख लिए आ ई ऊ, इसमें से लिख लिए री और ली, इसमें से आप लिख लिए। तो इसमें आपका यही 5 वर्ण क्या हो गए, आ गए। किसी ने आपसे कहा इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार कहा, एक प्रत्याहार। अब वही नियम फिर इसमें भी है। जैसे आ ई ऊड़, जब इसकी गणना करेंगे तो आ को आप नहीं गिनेंगे, ई और ऊ, ई और ऊ 2 इसमें से हो गए, और री और ली, ली और ली 2 इसमें से हो गए, तो 4 इसमें, एक प्रत्याहार में 4 हो गए। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आपको जो है 42 प्रकार के प्रत्याहार संस्कृत व्याकरण में क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। अब इन प्रत्याहारों से आप जो है संस्कृत व्याकरण में जो संधि आपका चैप्टर है, संधि को आप पढ़ सकते हैं। तो इसको आप जो है कापी पे उतार लीजिएगा। अब इसके बाद आपको हम ले चल रहे हैं, आपका जो चैप्टर है ये तो आपको पढ़ाया जाएगा अगले और फिर 9th में आपका जो चैप्टर है संधि। तो संधि में आपको पहला आपका है दीर्घ स्वर संधि। संधि में आपका क्या है, पहले दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि है, आप पढ़े भी होंगे। दीर्घ स्वर संधि पहला आपका संधि के, देखिए संधि हो गया। संधि किसे कहते हैं, जब 2 या 2 परिभाषा में इसके आप लिखेंगे, जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो उन वर्णों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो उन वर्णों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम संधि कहते हैं। अब संधि के प्रकार, अब संधि हो गया, फिर आप लिखेंगे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि के क्या हेडिंग डालेंगे आप, संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार में आप जानते हैं संधि जो है 3 प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक जैसे आपका हो गया स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा आपका है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, विसर्ग संधि। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, विसर्ग संधि। यह 3 प्रकार के आपको संधि जानते हैं आप। संधि कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब उसमें आपका नंबर 1 जो है स्वर संधि है। नंबर 1 कौन है, स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि में आप यह जानेंगे कि जब स्वर के साथ, जब स्वर के साथ स्वर मिलता है तब वहाँ पर स्वर संधि बन जाता है। जब स्वर के साथ स्वर मिलता है तब वहाँ पर कौन संधि बन जाती है, स्वर संधि बन जाती है। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि आप इसे लिखते हैं विद्या, विद्या धन आलया, या इसको रहने दीजिए, आप दूसरा लिख लीजिए एग्जाम्पल, पुस्तक, पुस्तक और धन आलया, पुस्तक धन आलया। तो इसमें आ आपका है छोटा, इसमें भी, इसमें बड़ा है, तो यह मिल के आपका दीर्घ माने बड़ा बन जाता है। तो यह आपका क्या हो गया, पुस्तकालया, पुस्तकालया बन गया। तो कहीं पे आ के बाद आ मिल रहा है, कहीं पर आ के बाद ई मिल रहा है, कहीं पर असमान स्वर आ जाते हैं। तो इसको देखते हुए स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। इसका निर्धारण करते हुए स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। तो स्वर संधि का जो 5 प्रकार है उसको आप नोट कर लीजिए। स्वर संधि हो गए, और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि, और इसमें लिखेंगे इसे 5 भागों में, इसे 5 भागों में बांटा गया है, इसे 5 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन इसमें है, पहला आप लिखेंगे दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि पहला आपका हो गया। फिर दूसरा आपका है गुण स्वर संधि, दूसरा क्या है, गुण स्वर संधि। तीसरा आपको क्या है, वृद्ध संधि, वृद्ध संधि। और चौथा आपका है यड़ संधि, और जब 5वां क्या है, आयादि, आयादी।
दी, अयादि संधि। ये 5 प्रकार के आपको संधि, स्वर संधि के कितने भेद हो गए? 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। स्वर संधि को 5 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। अब दीर्घ स्वर एक एक आपको जानना पड़ेगा। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि को जानने के लिए पहले आप जो है इसका परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, इसका आप सूत्र पहले लिखेंगे। इसका आप क्या लिखेंगे? सूत्र। दीर्घ स्वर संधि के क्या लिखेंगे आप? सूत्र पहले लिखेंगे। तो हेडिंग पहला आप डालेंगे दीर्घ स्वर संधि। क्या हेडिंग डालेंगे? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि या पहला आपका संधि में है, इसमें आपका सूत्र है। ऐसे लिखेंगे सूत्र। सूत्र में आप लिखेंगे अकः अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। माने अब यहाँ लिखेंगे परिभाषा। क्या हेडिंग डालेंगे आप? परिभाषा। यहाँ हेडिंग डालेंगे आप, उसके बाद परिभाषा। परिभाषा में आप लिखेंगे जब अकः, जब अकः प्रत्याहार, अकः प्रत्याहार। अब अकः प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, ई, उ, री और ली, ये आते हैं। अकः प्रत्याहार के बाद, अकः प्रत्याहार के बाद सवर्ण, सवर्ण, सवर्ण का मतलब है वही वर्ण है। सवर्ण मतलब क्या है? वही वर्ण, वही वर्ण आते हैं, वही वर्ण आते हैं, आते हैं। तो इनके स्थान पर, माने इन दोनों के स्थान पर, इनके स्थान पर, इनके स्थान पर दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। इनके स्थान पर दीर्घ स्वर संधि हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। जैसे आ के बाद चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ, आ के बाद आ आएगा तो बड़ा बन जाएगा। ई के बाद ई आए, चाहे ह्रस्व चाहे दीर्घ, बड़ी बन जाएगा। ऊ के बाद ऊ आए, चाहे ह्रस्व ऊ आए चाहे दीर्घ आए, बड़ा ऊ जानता है। री के बाद री आए, तब भी यहाँ पे आपका दीर्घ बनेगा, दीर्घ बन जाएगा। और ली के बाद ली आए, तब भी आपका क्या बन जाता है? दीर्घ। माने तो यह बता रहा है कि सा वर्ण का मतलब यही है। सा वर्ण मतलब वही वर्ण है, ह्रस्व आए चाहे दीर्घ, तो वही शब्द बन जाता है। जैसे आप लिखते हैं गिर, क्या लिखते हैं? गिरि अवधन ईसा, गिर धन ईसा। तो इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, बराबर आपका बड़ी बन गया। तो यह इसको आप लिखते हैं गिरीशः। क्या लिखते हैं आप? गिरीशः। जैसे आप फिर लिखते हैं भानु, भानुधन उदय। क्या लिखते हैं? भानुधन उदय। तो यहाँ भी ऊ है, यहाँ पर भी ऊ है। मैंने बताया ह्रस्व या दीर्घ ऊ से कोई मतलब नहीं होता है। तो यह है आपका हो गया बड़ा ऊ। तो यहाँ पे बन गया आपका भानुदया। क्या बन गया? भानुदया। इस तरह से आप जो है यह जान लीजिए कि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में बताते हैं कि जब आका हमारा प्रत्याहार, आका प्रत्याहार मैंने बताया आ, ई, उ, री, ली, इतने वर्ण आते हैं। इनके बाद वही वर्ण आए, वही वर्ण का मतलब आ के बाद आ आए, ई के बाद ई आए, ऊ के बाद ऊ आए, री के बाद री आए, ली के बाद ली आए, चाहे ह्रस्व आए और चाहे दीर्घ, इसके स्थान पर क्या बन जाता है? दीर्घ स्वर संधि बन जाता है। और अगर दूसरा वर्ण आता है, कोई असमान वर्ण आता है, तब वहाँ पर दूसरी संधि बन जाती है। इसी कारण से स्वर संधि को जो है, स्वर संधि को 5 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। तो इतना ही आज तक बच्चों, आज जो है, आज पहला दिन था, इतना आप लिख लेंगे। अब कल जो है फिर आपको उसके बाद गुण संधि से आपको पढ़ाया जाएगा। और जो किताब है आप लोग 2 दिन व्यवस्था कर लीजिए, तब किताब को हम आपको पढ़ा देते हैं। ठीक।